प्रधानमंत्री ने भारत के 140 करोड़ लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, यात्राएं कम से कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ईरान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से ऊर्जा के मुख्य स्रोत यानी कि कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है। ऐसे में सोना कारोबारियों, किसानों और विपक्ष ने सरकार पर पूरी तरह से विफल होने का आरोप लगा दिया है। अब ऐसे में भारतीय नागरिक होने के नाते धर्म सत्ता यानी कि दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी इस स्थिति को किस नजरिए से देखते हैं, आइए सुनते हैं। सभी भारतवासियों को आचार्य महामंडलेश्वर दिव्य शक्ति अखाड़ा संत कमल किशोर का हार्दिक नमन स्वीकार हो। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है सभी से, वो बहुत ही सोच समझकर उठाया गया कदम है। यह संकट केवल भारत पर ही नहीं, पूरे विश्व पर समाया हुआ है। पूरे विश्व का वैश्विक संकट है ये। अभी आप देखें कि श्रीलंका ने ईंधन बचाने के लिए बुधवार की छुट्टी घोषित कर दी। वहां भी संकट। यूरोपीय आयोग ने लोगों से कम ड्राइव करने, कम उड़ान भरने और वर्क फ्रॉम होम करने की घोषणा कर दी। इसी तरह से मिस्र में ऊर्जा की कीमतें बढ़ी। संकट से निपटने के लिए उन्होंने दुकानों, रेस्टोरेंट्स, कैफे को जल्दी बंद करने का निर्देश दे दिया। अब थाईलैंड के प्रधानमंत्री तो ऊर्जा संकट की आशंका के बीच लोगों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने को कहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने मिडल ईस्ट संकट के असर को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में अस्थायी रूप से 4 दिन का सप्ताह, यानी 4 दिन लोग काम करेंगे, 3 दिन आराम करेंगे, लागू कर दिया। घर से काम करो। दुनिया के कई देशों ने यह कदम उठाए हैं, क्योंकि यह संकट केवल भारत पर ही नहीं है, यह पूरे विश्व का संकट है। लेकिन हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को कोस रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार विफल हो रही है। जैसे आपने कहा सरकार विफल हो रही है। नहीं, सरकार विफल नहीं हो रही है। आने वाले समय के लिए तैयारी करनी पड़ती है। समझदार वो नहीं होता जो ठोकर खा के संभले। समझदार वो होता है जो दूसरे को ठोकर खाता देकर स्वयं संभल जाए, और हमारे प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों में से हैं। आज जो विपक्ष ये बातें कहता है, तो याद करें कांग्रेस का राज्य था, वित्त मंत्री चिदंबरम जी थे, 2013 का वर्ष चल रहा था। उस समय भी तो उन्होंने अपील की थी कि जनता 20 ग्राम की बजाय 10 ग्राम सोना खरीद ले। क्या उस समय कोई खाड़ी में युद्ध चल रहा था? नहीं ना। तो क्या वो कांग्रेस की सरकार नाकाम हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हालात को देखते हुए अपने आप की तैयारी करना, अपने आप को बचा के रखना, आने वाले संकट से बचाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया है, कहा है। और ईंधन की बात, ईंधन के बिना तो काम नहीं चलता। घर में रोटी पकेगी तो एलपीजी गैस पे पकेगी, आपकी कार चलेगी तो डीजल या साथ ही साथ पेट्रोल से चलेगी। कोई भी इंजन चलेगा, पानी देना है खेतों को तो डीजल का इंजन चलाना पड़ेगा। रेलवे चल रही है बहुत सारी, डीजल इंजन पे चल रही है। बसें चल रही हैं, डीजल इंजन पे चल रही हैं। तो वो डीजल कहां से आता है? उसकी आपूर्ति 70% तक विदेशों से आती है। अब विदेशों से कोई चीज खरीदोगे तो बदले में कुछ देना पड़ेगा ना। और वैश्विक मुद्रा क्या है? डॉलर। डॉलर दिए बिना काम नहीं चलेगा, और डॉलर आपके पास होगा नहीं। तो कैसे हम अपना सोना बचाएं? क्योंकि इक्वलेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से या पूरे विश्व के बैंकों के हिसाब से, जिसके पास जितना सोना होता है, जिस देश के पास जितना टन सोना होता है, वो उतना ही मजबूत होता है। अभी तुर्की ने भी तो अपना 52 टन सोना बेच दिया। तो क्या हुआ? उसकी आर्थिक संकट उस पर इतना गहरा गया कि उसे 52 टन सोना बेचना पड़ा। इसलिए कहा प्रधानमंत्री ने कि ऊर्जा को हम बचाएं। और सच यही है कि विपक्ष को इस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए।
पूरा देश एक होना चाहिए, लेकिन नहीं, रोना रोना है। इससे बड़ी परेशानी तब आएगी जब यहां पर आपके लिए गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, कुछ कर नहीं पाएंगे, घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो उसके लिए रिजर्व गैस का स्टॉक तो चाहिए। जल्दी ही ये हालत सुधर जाए, वहां से कच्चे तेल का आयात होना शुरू हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक प्रश्न और भी लोगों ने कहा है कि ये जो सरकारी लोग हैं या मंत्री हैं, ये 40-40 गाड़ियां इनके साथ चलती हैं। हां, ये बात सही है। होना क्या चाहिए, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्रियों को ये चाहिए कि कट, जहां 40 गाड़ियां चलती हैं वहां 10 से भी काम चल सकता है। तो इस तरह से पेट्रोल ईंधन की बचत होगी। सरकारी दौरे कम कर देने चाहिए, विदेशी दौरे कम कर देने चाहिए मंत्रियों को। ये सारा का काम जनता के साथ साथ सरकार करके दिखाए, यानी स्वयं आदर्श बन के दिखाए, तो हमारे लिए ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। लॉन्ग टर्म एनर्जी की सिक्योरिटी है, इस दिशा में एक कदम है। लेकिन आलोचक इसे आर्थिक दबाव के संकेत और आम लोगों पर बोझ डालने की कोशिश मान रहे हैं, यानी सरकार की गलती मान रहे हैं। सरकार के पास इस समय 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक है। वैसे ही एक माह में विदेशी मुद्रा भंडार 35 अरब डॉलर कम हो चुका है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ये बात सही है कि 35 अरब डॉलर का ये जो पिछला हफ्ता गया है मई का, उसमें 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। कम हो गया है भारत का फॉरेक्स रिजर्व, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान तेल कंपनियां झेल रही हैं। भारत में दाम नहीं बढ़े हैं। आप विदेशों में देखें, पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, या आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनमें देखें कि दाम आसमान को छू रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतवर्ष में दाम नहीं बढ़ाए गए हैं और कीमतों का पूरा बोझ देश के नागरिकों पर नहीं डाला गया है। इसीलिए तो कहा जा रहा है आम नागरिकों से कि पेट्रोल और डीजल की बचत करो। हाँ, राजनीतिक रोड शो, लंबी वीआईपी गाड़ियों के काफिले, ये नहीं दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल सत्य है, नहीं दिखाई देने चाहिए। और अगर नागरिकों को त्याग करने के लिए कहा जा रहा है तो फिर नेताओं को भी करना चाहिए, क्योंकि नेता मतलब आदर्श। तो सरकार की जवाबदेही हो गई। संत जी, जो प्रधानमंत्री ने सोना ना खरीदने की अपील की है, मान लिया जाए कि कोई खरीदेगा ही नहीं, तो इतने सराफा मार्केट में जो सुनार बैठे हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, और जो उनके शॉप्स पर जो एम्प्लॉयज हैं जिनकी रोजी रोटी ही इसी से चल रही है, तो फिर क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे? खाने के तो लाले पड़ जाएंगे उन्हें। हाँ मनीषा जी, कई बार ऐसा होता है कि नुकसान झेलने पड़ते हैं। हमारा पूरा का पूरा देश भारत एक होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए। अगर परिवार का एक आदमी बेरोजगार हो जाता है तो दूसरे आदमी को चाहिए उसकी मदद करना, सहायता करना। इस तरह से कोई भी बेरोजगार नहीं होता। जो होते हैं उनको दूसरे लोग सहयोग दें। और वैसे भी आपने सुना होगा कि भारत में एक कम्युनिटी है जिसे कहते हैं अग्रवाल कम्युनिटी या बनिया कम्युनिटी। बनिए महाराजा अग्रसेन को अपना राजा मानते हैं, अपना प्रवर्तक मानते हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा था, जब कोई दूसरे शहर से कोई आता था तो एक ईंट 1 रुपया, उसके पास कुछ भी नहीं होता था, हर घर एक ईंट 1 रुपया देता था और वो दोबारा खड़ा हो जाता था। अभी तक तो वैसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन बेरोजगारी की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन झेला जा सकता है, ये संकट दूर हो जाएगा। तकलीफें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हर अंधेरे के बाद एक उजाला भी तो आता है। और हर ज़मीन पे जो सूखी ज़मीन है दिखने वाली, उसके नीचे कहीं ना कहीं पानी भी अवश्य होता है। विश्वास रखें, अपने देश की सरकार पर विश्वास रखें। हमें एक घर चलाना होता है तो मुश्किल हो जाती है, उन्हें तो पूरा देश चलाना है, सब कुछ देखना है। हम मानते हैं आपकी बात को कि विदेशी मुद्रा भंडार 7.794 अरब से घटकर इस समय 690.693 अरब रह गया है, और पिछले समय में काफ़ी कमी आई है।
पहले किसी जमाने में ऑल टाइम बिल्कुल ऊंचा था, 27 फरवरी 2026 को बहुत ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स का भंडार था। तो डॉलर की मजबूती के कारण विदेशी मुद्रा में कमी आ गई है, रिजर्व कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति इतनी डावाडोल नहीं है। अगर पूरे के पूरे भारतवासी एक हो जाएं तो ऐसी स्थितियों से बड़े आराम से निपटा जा सकता है। अब मोदी जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, यानी ये तो लॉकडाउन वाली ही स्थिति हो गई है। तो क्या इससे जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है रेंट पर, जिस पर लोग बिजनेस करते हैं, ऑफिसेज खोले हुए हैं, तो वो भी भूखे नहीं मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही वहां से आ रहा है। पहले भी तो लॉकडाउन लगा था, तब स्थिति और थी, तब लोग मर रहे थे। इस समय वो स्थिति नहीं है। इस समय पूरे विश्व पर संकट आया हुआ है और हमें इस आर्थिक संकट से जूझने के लिए एक होना होगा। वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है, इसमें कोई बेरोजगारी नहीं आएगी, घर से आराम से काम हो सकता है। पहले भी तो किया है, पहले कई महीने लग गए थे और अब तो कुछ चंद दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। अब जल्दी ही ये संकट निपट जाएगा। आखिरकार पूरे विश्व में कोई ना कोई समाधान तो इसका निकलेगा। सभी देश लगे हुए हैं, सभी देशों के प्रमुख लगे हुए हैं और इसका समाधान जल्दी निकल आएगा। तो इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर का यूज भी कम कीजिए, वो तो पहले ही कम था, लेकिन अगर किसान यूज नहीं करेंगे तो क्या इसका खेती पर फर्क नहीं पड़ेगा? अब खेती नहीं होगी तो पैदावार कम होगी, फिर से महंगाई बढ़ेगी, अनाज के दाम महंगे हो जाएंगे, और इससे तो व्यापार भी होता है ना, तो व्यापार पर तो सीधा फर्क पड़ेगा इसका। मोदी जी की दूरदृष्टि है कि हम जैविक खादों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें और फर्टिलाइजर का कम से कम करें। अब बाहर से यूरिया आता है या दूसरी खादें आती हैं, वो कई तरह की रोगों को जन्म देती हैं। एक अवसर मिला है सभी किसानों को कि जैविक खेती करें, गोबर की खाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो दूरदर्शिता दिखाते हुए आज से कुछ साल पहले ही आपने देखा कि बहुत से घरों के ऊपर सोलर पैनल लग गए हैं। बिजली के संकट से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। गाड़ियां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्कूटी तो हर एक के घर में ही आ गई, और साथ ही साथ अब कारें भी आ गई हैं। ट्रेन और बसें भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता आज से कुछ साल पहले की, अब उसका फल दिखने लगा है। इसी तरह से आने वाले समय में यदि हम फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक खादें, जैविक खादों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उसका लाभ किसानों को ही ज्यादा होने वाला है, कम नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा लाभ हुआ है।